ट्रांसप्लांट किए गए हमारे देश की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों द्वारा, और वो जो ट्रांसप्लांटेड डॉक्यूमेंट थे उनको एविडेंस बनाकर उनके विरुद्ध यूएपीए लगाया गया, और एक झूठी एविडेंस के अंतर्गत वो पिछले 6 साल से जेल में, कोई उनके विरुद्ध एविडेंस नहीं है। उनको अर्बन नक्सल के नाम से जो है संबोधित किया जाता है। हिंदू भारतीय संविधान और लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है। वर्चस्व की समाप्ति का सवाल पैदा हो गया है, और उसको बचाने के लिए हमें करो या मरो की परिस्थिति में आकर जन आंदोलन चलाना होगा। ये विषय पर क्या आपको लगता है कि हमारा भारतीय संविधान वाकई खतरे में? क्या ऐसे कोई संकेत हमें मिल रहे हैं कि भारतीय संविधान खतरे में? भाई, हमारे संविधान की 2 प्रमुख शासन करने वाली जो पोस्टें हैं, जो शक्तियां हैं, सबसे नंबर 1 तो हमारे राष्ट्रपति हैं, और नंबर 2 पे हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं। तो क्या हमने कभी माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के मुखमंडल से या उनके व्यवहार से कभी हमने सुना है या देखा है जिससे हमें ये जाहिर होता हो कि हमारा संविधान खतरे में? लगता नहीं। इसी प्रकार हमारे देश की जो प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी बार बार संविधान को माथे पर लगाते हैं, संविधान के सामने दंडवत होकर प्रणाम करते हैं, संविधान को अपने भाषणों में एक मुख्य ग्रंथ मानते हैं। एक ही ग्रंथ है जिसके द्वारा हमारा देश चलता है, समाज चलता है। इसी प्रकार और भी जितनी भी संवैधानिक शक्तियां हमारे देश में राजनीतिक सत्ता पर काबिज हैं, समय समय पर अपने बयान देती रहती है कि संविधान ही हमारा मुख्य ग्रंथ है, इसी की वजह से हमारा शासन प्रशासन चलता है। फिर हमें क्यों लगता है कि हमारा संविधान खतरे में? हमें क्यों लगता है हमारा संविधान खतरे में? कुछ तो ऐसी बातें हमारे सामने मीडिया द्वारा, प्रिंट मीडिया द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई होगी जिससे हमको लगता है कि संविधान हमारा खतरे में। हमें फीलिंग है, हमें महसूस कर रहे हैं, हमारा दिल नहीं मानता कि संविधान खतरे में नहीं। तो क्या चलचित्र की तरह ऐसी कुछ घटनाएं हमारी आंखों के सामने आती हैं? क्या हमें याद है ऐसी घटनाओं के बारे में जिससे हमको लगता है कि हमारा संविधान खतरे में है? जरूर है, तभी तो हम कह रहे हैं, तभी तो हम इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं। लिखा है सामने हमारे मंच के कि हमें करो या मरो की परिस्थिति में आकर जन आंदोलन चलाना होगा, करो या मरो। इतने बड़े शब्द हम आज इस मंच से यूज कर रहे हैं, तो कुछ तो बातें होंगी जिसकी वजह से हमको लगता है कि संविधान खतरे में है। अन्यथा हमारे जो अभी अभी चीफ जस्टिस रिटायर हुए हैं, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, उनके कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर
अनावरण हुआ है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वो शख्सियत हैं इस देश की जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, जिन्होंने संविधान लिखा। तो जब हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश संविधान निर्माता की मूर्ति का सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में अनावरण करते हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि संविधान का खतरे में? पर खतरे में तो है, तभी तो हम इतने बड़े बड़े शब्द यूज कर रहे हैं। हाल ही में मुझे एक बहुत ही अच्छी पुस्तक पढ़ने का मौका मिला जिसका टाइटल है इनकार्सरेशंस। शायद आप में से किसी न किसी बुद्धिजीवी ने जरूर पढ़ी होगी। ये पुस्तक अल्फा शाह द्वारा लिखी गई है। मुझे मौका मिला, मैं भाग्यशाली हूं ये किताब पढ़ने का। ये किताब सन 2017 में 31 दिसंबर को जब शनिवार वाला पुणे में एल्गार परिषद का आयोजन किया गया था, बहुजन समाज के भिन्न भिन्न 260 संगठनों द्वारा मिलजुल कर एल्गार परिषद का आयोजन किया गया था। भीमा कोरेगांव की लड़ाई के 200 वर्ष पूरा होने की पूर्व संध्या पर 31 दिसंबर 2017 को ये एल्गार परिषद का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें 260 एनजीओ, नॉन प्रॉफिटेबल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से ये आयोजित किया गया था। एल्गार का मतलब होता है, अंग्रेजी में इसका मतलब होता है लाउड, जोर से किसी बात को कहना, एल्गार। और हम आम भाषा में बोलते हैं हुंकार, हुंकार भरना। तो हुंकार भरी गई थी 31 दिसंबर 2017 को, क्योंकि 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव का जो युद्ध हुआ था, जिसमें 600 हमारे समाज के महान सैनिकों ने पेशवाओं की 25,000 की सेना को शिकस्त दी। ये तो आपको याद होगा, सबको पता होगा। तो इस कार्यक्रम में हमारे समाज के काफी एक्टिविस्ट लोग आए थे, उन्होंने भाग लिया था। प्रकाश अंबेडकर, जिग्नेश मेवानी और हमारे, मैं कुछ नाम आपके सामने पढ़ देता हूं क्योंकि याद नहीं रहेंगे, क्योंकि ऐसे मंच से ऐसे महानुभावों के यदि नाम हम नहीं लेंगे तो ये उनके विरुद्ध एक अन्याय है। अंबेडकर, जिग्नेश मेवानी, राधिका वेमुला, जो रोहित वेमुला की मदर हैं, उन्होंने भी, रोहित वेमुला का नाम तो सुना होगा आपने? हाँ, उनकी मदर भी इस कार्यक्रम में आई थी। जस्टिस बीजी भोसले पाटिल, पीबी सावंत, ये भी जस्टिस रिटायर्ड थे बॉम्बे हाई कोर्ट के। विजय रतन सिंह भीम आर्मी के प्रेसिडेंट थे उस समय के। और कबीर कला मंच के एक्टिविस्ट जिसमें ज्योति जगताप और सुधीर धवाले वगैरह वगैरह, इन महान लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। और उसके बाद आपको पता है क्या हुआ? 1 जनवरी 2018 को जब लाखों की संख्या में भीमा कोरेगांव के इस उत्सव को मनाने के लिए पूरे महाराष्ट्र से क्या पूरे देश से लोग जब वहां पर पहुंचे, एक मेले का, एक उत्सव का माहौल था, तो वहां पर जो हिंदुत्व के जो कट्टरपंथी संगठन थे वहां के महाराष्ट्र के, उन्होंने
हमारे लोगों पर एक सुनियोजित ढंग से आक्रमण किया और वहां वायलेंस की, वहां पे हिंसा की, जिसमें के हमारे कुछ लोग मारे गए, कुछ घायल हुए। और उसमें दो हिंदुत्व के जो मेन एक्टिविस्ट थे, एक मिस्टर भिड़े, दो एक्टिविस्ट थे, एक भिड़े थे, दूसरे का नाम था एक कोटे। ये दो एक्टिविस्ट थे जिनका नाम उसमें आया था। परंतु ये तो एक बहुत बड़ी एक हिंसा हुई, दुर्घटना हुई। इसमें बहुत से हमारे देश के जो एक्टिविस्ट थे वो UAPA के अंतर्गत उनको गिरफ्तार किया गया। इसमें बड़े बड़े प्रोफेसर अनिल तेलतुंबड़े, सुधा भारद्वाज, रोमा विल्सन, स्टैन स्वामी वगैरह वगैरह पढ़ते होंगे आप, इनके नाम थे, जो कि बहुजन समाज के लिए संघर्ष करते रहे हैं। खासकर जो आदिवासी समाज, हमारा वंचित समाज है, उसके लिए काम करते रहे हैं ये लोग। और इसमें सभी जातियों के लोग थे, इसमें ब्राह्मण जाति के लोग भी थे। सुधा भारद्वाज जो है वो यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की, NLU दिल्ली की, नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली की प्रोफेसर रह चुकी है, वो भी, उनको भी गिरफ्तार किया गया। खैर ये बात मैं लंबी ना बढ़ाते हुए इसको छोटी करता हूं। ये लोग पिछले 5-6 साल से, जिसमें उमर खालिद भी है, जेलों में बंद है। UAPA के अंतर्गत ये लोग 2018 में वाकया हुआ था, आज हो गया 2024, 6-7 साल से ये लोग जेलों में बंद हैं। कोई एविडेंस नहीं, बल्कि उल्टा एक फोरेंसिक साइंस संस्था है अमेरिका की, जिसका इन्वेस्टिगेशन वहां की वाशिंगटन पोस्ट में छपा था। और उस फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन से यह सामने आया कि रोमा विल्सन और अनिल तेलतुंबड़े के जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, जो उनके पर्सनल लैपटॉप हैं, उसमें 30 डॉक्यूमेंट, 30 ऐसे डॉक्यूमेंट ट्रांसप्लांट किए गए हमारे देश की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों द्वारा। और वो जो ट्रांसप्लांटेड डॉक्यूमेंट थे उनको एविडेंस बनाकर उनके विरुद्ध UAPA लगाया गया। और एक झूठी एविडेंस के अंतर्गत वो पिछले 6 साल से जेल में, कोई उनके विरुद्ध एविडेंस नहीं है। उनको अर्बन नक्सल के नाम से जो है संबोधित किया जाता है हिंदुत्व के ठेकेदारों द्वारा, अर्बन नक्सल। तो जो लोग हमारे समाज की दरिद्रता, गरीबी, लाचारी, बेसहारेपन को दूर करने के लिए लड़ रहे हैं, और वो पिछले 6 साल से जेल में है बिना किसी एविडेंस के, तब हमें लगता है कि हमारा संविधान खतरे में। कोई सुनवाई नहीं। मनीषा वाल्मीकि जो हाथरस में जिसकी सामूहिक बलात्कार और हत्या हुई, उसको एक पत्रकार उसको इवेंट को कवर करने के लिए आ रहे थे, रात के मथुरा में अरेस्ट किया गया। मुस्लिम देव नाम है, बोलते होंगे। 2 साल तक बिना किसी एविडेंस के वो जेल में रहे, केवल इसलिए कि वो मनीषा वाल्मीकि की हत्या और बलात्कार की घटना, और जो 1 बजे रात को बिना उसके पेरेंट्स की उपस्थिति के उसकी लाश जलाई गई, उसको कवर करने के लिए आ रहा था, उसको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया, कोई एविडेंस नहीं। इन बातों से लगता है कि हमारा संविधान खतरे में। एक छोटे और भिड़े खुले आप घूम रहे हैं, जिन्होंने वहां वायलेंस की, महाराष्ट्र में एल्गार परिषद में वायलेंस किया, लेकिन 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव में वायलेंस की, वो बाहर घूम रहे हैं। जो लोग गरीबों के लिए लड़े उनको अर्बन नक्सल कहा गया, वो 6 साल से जेल में है, अपराधी बाहर घूम रहे हैं, और जो इनोसेंट लोग हैं वो जेल में चल रहे हैं। स्टैन स्वामी की तो जारी थी 2020 में, वहां पर मृत्यु हुई 2020 में जेल में, उनको मेडिकल अटेंडेंस भी नहीं की, बीमार थे, डॉक्टर ने कहा कि हॉस्पिटल में एडमिट कराओ, 2 मिनट के लिए एडमिट कराया, फिर जेल में ले गए और भागे वो स्टैन स्वामी। तो हमें लगता है कि हमारा संविधान खतरे में। और कैसे लगता है कि हमारा संविधान खतरे में? एक तरफ तो मिस्टर DY चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पोस्ट से रिटायर हुए, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी तरफ गणेश उत्सव की संध्या पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने रेजिडेंस पर इनवाइट करते हैं, वहां पूजा करते हैं। ठीक है, आप पूजा कीजिए, आप गणेश को मानते हैं, आप उसकी पूजा करना चाहते हैं, संविधान ने आपको दिखा दिया, आप करो, हमने थोड़ी होगा। परंतु प्रधानमंत्री की और अपनी फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं,
ट्विटर पर वायरल करते हैं और क्या पता दूसरी फेसबुक पे वायरल करते हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे वायरल करते हैं, दिखाते हैं कि भाई ये इस देश में आज की तारीख में प्रधानमंत्री आएगा, गणेश की पूजा करेगा, मैं उसके साथ हूँ, हम हिंदुत्ववादी लोग हैं, हम इस देश में हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं। ये कैसे देश, इसलिए हमको लगता है कि संविधान करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रांगण में आज तो कभी नहीं हुआ इतिहास में, वहां के चीफ जस्टिस की अनुमति से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लाइब्रेरी में विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो जब हाईकोर्ट में की लाइब्रेरी के प्रांगण में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तो जो जिन शक्तियों को संविधान का संरक्षण माना गया है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनको संविधान का संरक्षण माना जाता है कि यदि राजनीतिक सत्ता के लोग पागल हो गए, लोगों का अधिकार छीनना शुरू कर दें, तो फिर हम बैठे हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, हम उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे और हम आपके जो मौलिक अधिकार है उसकी सुरक्षा करेंगे। तो क्या ये लोग आपके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करेंगे जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रांगण में विश्व हिंदू परिषद का प्रोग्राम करेंगे? एक और हाईकोर्ट का जज अभी हाल ही में मैंने पढ़ा, उसने ये स्टेटमेंट दिया जो छपी है अखबार में कि यदि मैं तानाशाह होता तो पहली कक्षा से ही स्कूलों में गीता की पुस्तक बच्चों से पढ़वाता, और वो सर्विस है, हाईकोर्ट का भी सर्विस में है, कुछ नहीं बिगड़ा उसका, उसने ये स्टेटमेंट दी है। तो हमें लगता है कि हमारा संविधान खतरे में है। और प्रतिवर्ष हमारे SC/ST समाज के विरुद्ध जो क्रिमिनल केसेस SC/ST एक्ट के अंतर्गत दर्ज होते हैं 10-12% की वृद्धि होती है हर साल। आज से 5 साल पहले वो 40,000 थे, तो पिछली जो NCRB की रिपोर्ट थी उसमें उनकी संख्या बढ़कर 60,000 हो चुकी है। दिन प्रतिदिन संविधान लागू होने के बावजूद भी 70 वर्ष के आजादी के बाद भी 14% की वृद्धि होती जा रही है इन अपराधों में, और इनकी कन्विक्शन रेट स्थिर है 3%। तो जो 60,000 मुकदमे हमारे समाज के विरुद्ध किए गए अत्याचारों के देश में दर्ज होते हैं वो सारे बड़ी हो रहे हैं। 3% क्या होता है? 3% में भी कुछ तो कुछ जुर्माना लगा दिया होगा, कुछ 25,000 रुपए, 50,000 रुपए या 5 महीने किसी केस में सजा हुई होगी, जहां पे हत्या हुई है खासकर, तो उधर 10-12% की दर से बढ़ रही है और उसकी कन्विक्शन रेट भी है। तो हम ये दावा कर सकते हैं कि इस देश में संविधान लागू ही नहीं। दूसरी बात, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने जो राइटिंग एंड स्पीचेस में एक टर्म का काफी बार उल्लेख किया है, जिस टर्म को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक तो लिखित हमारे संविधान के जो आदेश हैं, जो हमारे आर्टिकल्स हैं, उनका अक्षरशः है, यानी कि लेटर एंड स्पिरिट में उनका पालन अनुपालन की होनी चाहिए। एक उससे भी ऊंची चीज है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में बाबा साहब का यह मानना है कि भाई हम संविधान को लागू कर रहे हैं या कह रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं तो ये जमीन पे दिखना भी चाहिए। अगर नहीं दिखता और संविधान की आत्मा के विरुद्ध हम कोई काम करते हैं तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमोरालिटी कहा गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्यों नहीं है? अगर प्रधानमंत्री इस देश का, जिसको कि देश के युवाओं को एक प्रेरणा देनी है, संदेश देना है, जब वो वोट डाले जाता है गुजरात में अपने पोलिंग बूथ पर, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से डायरेक्शन है कि कोई ऐसा सिंबल आप अपने शरीर पर और करने जाएंगे जिससे कि आपकी पार्टी का मैसेज आता हो। परंतु प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, यहाँ पे कमल का फूल अपनी जेब पर लगाकर जाते हैं। तो क्या है, प्रधानमंत्री को शोभा देता है कि अपनी पार्टी का ऐसा सिंबल जो असंवैधानिक रूप से वर्णन किया गया है, जिसका पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के उसमें वायलेशन में आता है, लगा के जाते हैं, कुछ नहीं मिला होगा, कोई बड़ा क्राइम नहीं था यहाँ पे लगाना। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल इमोरालिटी है। आपको हमारे युवाओं को संदेश देना है कि मैं इस तरह की छोटी मोटी विकृतियों से ऊपर हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं देश का, मैं प्रेरणा देने के लिए देश का प्रधानमंत्री बनाऊं, ना कि आपके हौसले को पस्त करने के लिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल इमोरालिटी को बहुत से हमारे संवैधानिक लोग करते हैं। आसाम के मुख्यमंत्री है, क्या नाम उसका, हेमंत, वो तो दिन प्रतिदिन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इमोरालिटी की बातें करता है, भाषण देता है, अल्फा कुछ नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार जैसे पीछे अभी लोगों ने जो झटका दिया है भारतीय जनता पार्टी वालों को, अभी संविधान को खतरे में, जब ये एक मामला चला संविधान खतरे में है, तो कुछ लोगों ने जो है कहा कि अगर हम आपकी बात 400 पार, और जब हम 400 पार हो जाएंगे तो हम संविधान को बदलेंगे। तो संविधान को बदलने वाले लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने की बजाय उनको टिकट दिए गए भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है, ये कोई कानून का उल्लंघन नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इमोरालिटी है। जिन लोगों ने संविधान के खिलाफ बोला, आपने उनको टिकट दिया, एक संदेश दे रहे हैं आप कि हम संविधान को लागू होने नहीं देंगे। ऐसी बहुत सी बातें हैं, अगर मैं व्याख्यान करता रहूंगा तो फिर बहुत समय लग जाएगा। तो इन सब एक्शन को, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को और हमें यह सोचना है, यह तय करना है कि संविधान हमारे देश का आज की तारीख में जो हिंदुत्ववादी फोर्सेज हैं उनकी वजह से खतरे में पड़ गया है। 500 करोड़ रुपए हर वर्ष गीता महोत्सव मनाया जाता है कुछ क्षेत्र में, हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव, 500 करोड़ रुपए उसका बजट है, जीसी के अकाउंट में आता है, डिप्टी मिशन कुछ क्षेत्र के अकाउंट में 500 करोड़ हर वर्ष।
ये क्या है? कि सरकार का पैसा जो कि गरीबों के वेलफेयर के लिए लगना चाहिए, जो दूसरी हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, हमारी जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी इंप्रूवमेंट के लिए लगना चाहिए, वो 500 करोड़ आप गीता महोत्सव में खर्च कर रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल इमोरलिटी, इसको कैसे कर करेंगे? अब करो या मरो की बात आ जाती है। भाई करो या मरो, करो या मरो। ये हमने जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चला था आजादी का, वहीं से महात्मा गांधी से हमने ये टर्म लिया, करो या मरो। तो करो या मरो। अगर आप आज की तारीख में किसी को कहो, हमारे समाज के युवाओं को कहो, चलो भाई आंदोलन खड़ा करते हैं, करो या मरो, क्योंकि हमारा संविधान कर देंगे, कोई नहीं आएगा। करो या मरो का नारे लगाओ, कोई नहीं आएगा। तो जो हमारा सिंबलिज्म है, हमारे समाज के जो महापुरुषों ने हमें संकेत दिए हैं, उन सिंबलिज्म का, उन संकेतों का सहारा लेकर तो हम आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में यदि हम समाज को कहेंगे संविधान कर रहे हैं, चलो सड़कों पर उतरो और करो या मरो का आंदोलन करो, तो हम सब नहीं होगा। तो ये जो संकेत हमारे महापुरुषों ने हमको दिए हैं विभिन्न परिस्थितियों में, अब जैसे मान लो अभी हाल ही में 25 या 24 दिसंबर को जो आया था, एक मनुस्मृति दहन दिवस आया। मनुस्मृति आजकल जो है वो सारे स्कूलों में, कॉलेज में लागू हो रहा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है मनुस्मृति, पता होगा शायद। तो मनुस्मृति दहन दिवस के लिए अगर डंडे लाठी खाने हैं, गोली भी खानी है सरकार की, और केस भी अपने विरुद्ध दर्ज करवाने हैं, जेलों में भी जाना है, तो फिर मनुस्मृति दहन दिवस बनाओ, देखी जाएगी होगा। मनुस्मृति का दहन चाहे 100 लोग भी इकट्ठा होकर करें, उसका एक संकेत जाएगा कि हाँ ये इन लोगों ने जो है मनुस्मृति दहन दिवस बनाया। बाबा साहब ने मनुस्मृति दहन दिवस, मनुस्मृति का दहन किया, वो तो डरे थे, तो उनकी संतान कैसे डरी? इसी प्रकार ये भीमापुर गांव का जो ये क्यों हुआ है? क्योंकि वहां के जो पेशवा थे वो चित्पावन ब्राह्मण थे, चित्पावन ब्राह्मण, और ब्राह्मणों की सरकार थी वहां। अभी जब ये 1 जनवरी 2018 को बनाया गया, तो वो चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि ये दबे कुचले पिटे हुए लोग, मरे हुए लोग जो है हमारे लोग इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, इतना बड़ा महोत्सव मना रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने तोड़ मरोड़ कर, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर इतने लोगों को जेल में डाला, केस दर्ज हुए, और जो हमारे समाज की जो कंप्लेनेंट थी, जिसकी बेस पे वो एक कोटे और दूसरा एक्टिविस्ट था हिंदुत्व का भिड़े, उनके विरुद्ध केस दर्ज हुए, उसकी भी रहस्यमय परिस्थिति में मृत्यु हुई है। आगे ये है कि उसने सुसाइड किया, कोई महिला थी जिसने अपना आंखों देखा वर्णन पुलिस को सुनाया था, कैसे ऐसे लोगों ने कहा यहाँ पर हिंसा की, उसका भी उसकी मृत्यु का भी कोई पता नहीं लगा कैसे उसकी मृत्यु। तो ऐसे सांकेतिक उत्सव या दिन तलाश करके हमें एक उग्र आंदोलन इस देश में खड़ा करना पड़ेगा, और जिन दबे कुचले आदिवासी लोगों के लिए ये जिनको अर्बन नक्सल आजकल कहा गया है, दुनिया का सिर्फ एक ही देश है जिसकी 25% धरती पे वहां का कोई कानून उस देश का लागू नहीं है, भारत है वो देश। 25% धरती पर आज की तारीख में जो नक्सलवादी हमारे देश के हैं, जो आदिवासियों के लिए लड़ रहे हैं, माओवादी जिनको कहा जाता है, उनका कब्जा है, वहां पे कोई कानून लागू नहीं होता। यदि आप ने किसी गरीब महिला का उसका किसी का बलात्कार किया है, उसको नुकसान पहुंचाया है, तो शाम को जन अदालत होती है, जन अदालत, और उस जन अदालत में वो जो माओवादी जिनको चांस दिया हुआ है, वहां के लोकल जो लीडर हैं, काउंसिल के मेंबर हैं, वो तय करते हैं अपने एविडेंस के अनुसार कि भाई हाँ इन लोगों ने इस महिला का बलात्कार किया, लटका दो फांसी। वहां पे हमारा कानून, इंडिया का कानून भी चलता। ये देश, भारत देश एक ही है दुनिया में, जब जहाँ की 25% धरती, यानी कि 25% जो आबादी है या धरती है, उस पर भारत का कानून नहीं चलता। क्या कर रहे हैं बड़े भाई? यहाँ पे जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना हमको दिखाया जा रहा है, ठीक है ना? तो ये सारी बातें हैं। अगर इस देश में हमें अपने समाज को, बहुजन समाज को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आजादी दिलानी है, संवैधानिक स्पिरिट के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के अनुसार न्याय दिलाना है, तो फिर हमें ये करो या मरो का जो आंदोलन है, इसको अमली जामा पहनाना होगा, हमें सड़कों पर उतरना होगा, डंडे लाठी गोली खानी होगी, केसेस से कोई डरना नहीं होगा, ठीक है? यदि हमारे लिए हिम्मत है तो फिर हमें कोई नहीं हरा सकता। हमारा आंदोलन और हमारा जो सामाजिक संगठन है ये आगे भी आगे बढ़ेगा, ये पीछे हटने वाला नहीं है। एक दो बात और कहेंगे, सिर्फ व्याख्यान करूंगा। जो पहले हमारे से बताऊं कहा है कि हमारे युवा साथी हैं, ये बैठे हैं, इन्होंने एक बात की थी कि हम प्रजातंत्र की बात करते हैं, हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, स्टेट से कहते हैं कि प्रजातंत्र हमारे देश में खत्म हो रहा है, लागू नहीं हो रहा है, परंतु हम अपनी जो संस्थाएं हम चला रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे वो सामाजिक है, उसमें प्रजातंत्र है या नहीं, इसकी बात नहीं करते। वन मैन आर्मी ने शब्द यूज किया था, अभी बिल्कुल सही शब्द यूज किया है। किसी भी संस्था को चलाने के लिए, उसकी दिन प्रतिदिन तरक्की के लिए, चाहे वो राजनीतिक संस्था हो, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे टाटा हो, चाहे अंबानी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भारतीय समाज निर्माण संघ हो, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो शब्द को बोल नहीं पाए, मैं बता देता हूं, उसको बोलते हैं आंतरिक प्रजातंत्र, इंटरनल डेमोक्रेसी। इंटरनल डेमोक्रेसी संस्थाओं में होना बहुत जरूरी है। तो यदि हम अपनी संस्थाओं में रहकर तानाशाही चला रहे हैं, तो फिर प्रजातंत्र की बात कैसे कर सकते हैं? अब तो तानाशाही से आगे निकल गए हम लोग। अब तो हमने पूरी संस्थाओं में अपने परिवार का ही कब्जा कर दिया। तो जो हमारे उभरते हुए राजनीतिक उद्देश्य लेकर युवा इस समाज के उभर रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं, चलिए बैठे हैं, तो उनके लिए क्या रास्ता है, उनके लिए क्या भविष्य है? यदि वो राजनीति में अपना भविष्य तलाश करना चाहें, तो क्या ऐसी व्यवस्थाओं से उनका राजनीतिक भविष्य उज्जवल हो सकता है? क्योंकि वहां तो परिवारवाद का कब्जा है, या चाहिए वन मैन आदमी है, एक ही आदमी है, दूसरे का कब्जा नहीं है।
भाई ये तो है, जो दिखता है फेसबुक पे, जमात समाज, फलाना समाज, जाटव समाज, वो एक फेस तो दिखता है, एक चेहरा तो दिखता है, लेकिन उसके अलावा नंबर कौन है, वो नहीं दिखता। तो क्या किसी हमारे महापुरुष ने परिवारवाद फैलाया है? आज ही परिवार छोड़ दिया है, तो क्या आप अपने महापुरुषों के सिद्धांतों पे चल रहे हैं? तो इसलिए प्रजातंत्र की बात करने वालों को पहले अपनी संस्थाओं में इंटरनल डेमोक्रेसी की स्थापना करना जरूरी है। कम्युनिकेशन, जो छोटे से छोटा कार्य करता है, क्या उसका कम्युनिकेशन बड़े से बड़े प्रेसिडेंट के साथ है, डायरेक्ट है उसका? क्या उससे डायरेक्ट होकर बात कर सकता है? कोई भी संस्था बिना किसी, जो उसको कहते हैं ना कि वह ऑयल मशीन की तरह जब तक वो नहीं चलेगी और कम्युनिकेशन उत्तम तरह का नहीं होगा कम्युनिकेशन, तब तक वो संस्था बना नहीं सकती। इसलिए ऐसी संस्थाओं से अपने बच्चों के भविष्य उज्जवल होने की उम्मीद करना मूर्खता है। तो मैं बस यही पर अपनी बात समाप्त करता हूँ। कोई मुझसे गलत शब्द निकल गया हो तो कृपया मुझे माफ कर देना, और मैं आपके साथ हूँ। जो भी आप आंदोलन चलाएंगे, जो भी आप चाहे किसी प्रकार का आंदोलन चलाएंगे, मैं एक आम कार्यकर्ता की तरह आपके पीछे लगने के लिए तैयार हूँ, आपका झंडा उठाने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।